तो इसमें हम देखते हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2021-22 क्लास 9th सब्जेक्ट नेचुरल साइंस। दिल्ली का ये सीबीएसई फॉलो करता है। दिल्ली के पेपर मैक्सिमम मार्क्स 40 और टाइम अलाउड है 90 मिनट्स। तो यह साइंस का पेपर है। सबसे पहला सवाल, कितना पहला सवाल है, पानी और चीनी के विलयन में कौन विलय है कौन विलयन है इन शुगर सॉल्यूशन द सॉलिड एंड सॉल्वेंट। तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन दे रखा है शुगर तो होगा नहीं, शुगर तो ऑप्शन ही नहीं है, ये सीधा आंसर है शुगर और वाटर। ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन है। डी किया था, चलो बढ़िया है, डी किया था। नेक्स्ट जो है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट को समझते हैं, फटाफट देखते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है, जो इस तरह डिजॉल्व हो जाए, एक दूसरे से दिखता ही नहीं है नहीं। तो अभी देखो ये वाला पानी में मिट्टी मिलाएंगे, मिट्टी का तेल, तब भी दिखेगा, छाछ भी नहीं होगा, पानी में चॉक पाउडर नहीं होगा। तो जो आंसर बिल्कुल सही किया है ए हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। तो ए किया था, हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं कोलाइड का एक उदाहरण है जिसमें, तो धुआं कोलाइड का उदाहरण है। अब धुआं कोलाइड कैसे है, धुआं कोलाइड कैसे है, लिखा है गैस द्रव में परिक्षिप्त, इंग्लिश में बोलेंगे स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। अब स्मोक कोलाइड है कैसे, स्मोक क्या होता है यहाँ पे, स्मोक मतलब क्या है, धुआं मतलब एयर में किसके पार्टिकल्स मिले हुए हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स मिले हुए हैं, और कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी कई बार होता है। तो एयर में सॉलिड हो, ये याद रखना है कि एयर में सॉलिड हो या एयर में लिक्विड हो, ठीक है, ये कहलाता एरोसोल। तो यहाँ क्या लिखा है, यानी कि एयर आपका क्या है, एयर आपका है डिस्पर्सन मीडियम, और ये दोनों होगा डिस्पर्स फेज। ठीक है, इन दोनों होगा डिस्पर्स फेज। देखो ये तो पहला बिल्कुल गलत है, गैस इज डिस्पर्स फेज तो हो नहीं सकता है। ठीक है, गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, ये भी नहीं होगा। सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, एक है सॉलिड इन डिस्पर्स इन सॉलिड। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। सी क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन गैस, इसलिए करेक्ट आंसर सी है इसका। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं किया था, चलो ठीक है। आगे निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्ड। अब आपको बताना है करेक्ट कौन सा है इसमें। तो देखो साफ साफ दिख रहा है स्मोक एरोसॉल है, ये है नहीं, ये साफ साफ दिख रहा है एरोसॉल है। ये केक जो है ये सॉलिड सोल में नहीं आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, ये गलत है, ये है नहीं। तो ये हो जाएगा एरोसॉल, ये आपका सही है इसका। आमतौर पर कौन सा मिश्रण प्रकृति में अस्थिर होता है, यानी कि विच मिक्सचर इज यूजुअली अनस्टेबल इन नेचर। तो आमतौर पर यदि आप बात करते हैं कि जो अनस्टेबल होता है, तो सॉल्यूशन को छोड़कर, सॉल्यूशन में छोड़कर जो कोलाइड होता है, सस्पेंशन होता है, ये अनस्टेबल होता है नहीं, ये वाला। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन जो है स्टेबल में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, मतलब विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर। अब ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, जो एक ही सेल से बना हो। तो एक सेल से कौन बना होगा, देखो अमीबा है, बैक्टीरिया है, मशरूम है, पैरामीशियम है। अब मशरूम की सब्जी खूब खाते हैं, अब मतलब एक कोशिका मतलब जो दिखाई ना दे, सब्जी तो खूब दिखाई देती है, खूब खाते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ। तो क्या कह रहा था, विच अमॉन्ग फॉलोइंग नॉट यूनिसेलुलर, सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, मार्केट में जाकर खूब मशरूम खरीद के लाते हैं। अब यहाँ ये है केवल दृष्टि बाधित, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन होता है। 7th वाला कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप में, कुकुरमुत्ता यानी मशरूम जिसको बोलते हैं जीवाणु और जंतु। तो कोशिका भित्ति का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब देखो एक होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, एक सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल हमेशा प्लांट में होता है, ठीक है, सेल वॉल प्लांट में होता है। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, बाकी ऑप्शन और भी दिया है, फंगस दिया है, बैक्टीरिया दिया है, एनिमल दिया है। ठीक है,
ये देखिए हमने भी सर्च किया कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है। कहता है सेल वॉल आर एब्सेंट इन एनिमल्स बट आर प्रेजेंट इन मोस्ट अदर यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंगी एंड प्लांट्स। ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं लेकिन उसमें क्या है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। अब हम ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा हो गया आपका, एक तो प्लांट अभी मैच किया हमने, एक फंगस के, एनिमल में तो होता नहीं है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे के हिसाब से ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, प्लांट को देखेंगे, प्लांट को टिक कर देंगे, तो बस प्लांट ही ठीक है। यहाँ पर लिखा है जंतु कोशिकाओं में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है, Which structures कैन नॉट फाउंड इन अ एनिमल सेल, किसमें नहीं पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, किसमें पूछ रहा है ये कि भैया इसमें एनिमल सेल में बताइए क्या नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो देखो एनिमल सेल में पाया जाता ही जाता है, एनिमल सेल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन भी एनिमल सेल में मिल जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। और बाकी सेंट्रियोल्स में सेल मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल, सेल वॉल एंड प्लास्टिड, ये वाला नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है, ये सही है, सेल वॉल एंड प्लास्टिड, जिसको हम लोग तो कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो एनिमल्स हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग के पास सारी चीज़ें होती नहीं है। अब ये लिखा कोशिका क्या होती है भैया, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, दोनों होगा, बोथ ए एंड बी। इसका डेफिनेशन यही है, जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, तो बाय डेफिनेशन एकदम पूछा है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन अ प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर इट्स सेलुलर प्रोसेसेस। अब इसको समझना है यहाँ पर कि ये क्या बोल रहा है। तो ये देखिए, ये बोल रहा है कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए बोल रहा है, ये कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए यहाँ पर ये बोल रहा है पादप कोशिका में। तो कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए कोई भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करता है, जो भी काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया ही काम करता है। ये देखिए हमने यहाँ पर गूगल भी सर्च कर लिया यहाँ पे, तो गूगल में क्या कर रहा है, विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेलुलर एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है, क्योंकि हर सेल में होता है, राइट। लेकिन वहाँ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में एक जो है आपको ये दे रखा था, कौन सा दे रखा था, क्लोरोप्लास्ट दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका देखिए ऑप्शन जो दे रखा कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और गोल्गी ऑपर्चस है। लेकिन यहाँ पर जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया ही सही जवाब होगा। रीजन इसके पीछे क्या है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तब होता जब वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करवाता। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है सेलुलर लेवल पे, यानी कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, यदि घास के पौधे का ऊपरी सिरा काट दिया जाए, घास के ऊपर सिरा काट दिया जाए तो यह लंबाई में बढ़ता रहता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इफ द टिप ऑफ द ग्रास प्लांट इज रिमूव्ड इवन देन इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से ये होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, कैम्बियम है, एपिकल है, लेटरल है, इंटरकैलरी है, किन की वजह से ये होता है ये आपको बताना है। इंटरकैलरी है, पक्का है, लेंथ बढ़ाता है इंटरकैलरी ना। चलिए इंटरकैलरी बोल रहा है, ये इंटरकैलरी इसका है। नेक्स्ट है, कौन सा पैरेन्काइमा उत्तक का एक प्रकार नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। तो ये लिख रखा है क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। ठीक है, तो तुम बोथ है एन बी, कन्फर्म है एकदम। ये चेक नहीं किया, चेक कर। अच्छा चेक नहीं किया, चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो मुझे जवान पे याद रहता है, कि मैं बायो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं गूगल साथ साथ में कर रहा हूँ। देखिए लिखा है व्हाट आर द टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू क्लास 9। तो देखिए इसमें लिखा है क्लोरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और एरेनकाइमा। तो अपने ऑप्शन पे आते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन में ध्यान से देखिए, तो ऑप्शन में देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, यहाँ पे पैरेन्काइमा है, इसके बाद आपका एरेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। इसका मतलब है कि देखिए ये क्लोरेनकाइमा और ये आपका एरेनकाइमा था उसमें, तो ये नहीं था कॉलेनकाइमा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पादप में लचीलापन और यांत्रिक सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। इन प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय, किसमें होता है बताओ, पक्का कंफर्म है एकदम। चेक कर लीजिए, चलो पढ़ा है तो ठीक है। कौन सा सी वाला है, सी है हाँ। चलो कॉलेनकाइमा की वजह से। अच्छा ऊपर भी कॉलेनकाइमा था, नीचे भी कॉलेनकाइमा, दोनों का जो है एक जैसा हो गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, पर 13 में हम लोग आ गए थे। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है 14, अखरोट जैसे बीजों
का कठोर आवरण किसका बना होता है? द हार्ड कवरिंग ऑफ नट्स लाइक वॉलनट इज मेड ऑफ किससे मिलकर बना? होता है कि उसके डिसेंडेंट्स होते हैं। पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट है कि एक छात्रा ने पत्ती के एपिडर्मिस का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन किया। तो लिखा है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व अ लीफ एपिडर्मिस अंडर माइक्रोस्कोप। सी सॉ, उसने देखा अ स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। सो दीज स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा? मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है स्टोमाटा कहलाना चाहिए। पत्ती में स्टोमाटा ही होता है क्योंकि और कोई होल्स या कॉर्क या पैरेन्काइमा नहीं होता। फिर भी एक बार मैं गूगल कर लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे पूरा श्योर है कि स्टोमाटा ही उसका होगा। चलो ठीक है, ये स्टोमाटा ही होगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट है, बहुत ईजी है, त्वरण का ऐसा ही मात्रा, क्या बात है, एक्सेलरेशन का, ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी स्पीड का हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। मीटर पर सेकंड। हाँ, जानबूझ के ऐसे गलती करोगे। गलती से कर दिया, जल्दी कर दिया। माइंड में ही आ रहा था मीटर पर सेकंड। इसके बाद तो यूनिफॉर्म मोशन है। फिर कोई लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम द मोशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो सर्कुलर कैसे लगा हुआ है? सर्कुलर कैसे किया है? इसने लगाया, मैंने यूनिफॉर्म लगाया है, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड एक समान वेग से चलती है, फिर बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी में चेंज ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर ये सही है। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी, किसके लिए जीरो हो सकता है? सुन, तो मैं विस्थापन दूरी में बताया था, विस्थापन जीरो हो सकता है। दूरी कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो उसका कुछ मेजरमेंट आ जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस पे तो इसका डिस्प्लेसमेंट ही इसका आंसर होगा। डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो वो गिनती हो जाएगी, इतना आगे बढ़ा हमने। तो ये हो गया। अब इस ग्राफ को देखते हैं, निम्नलिखित ग्राफ को इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन। अब देखो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम है, हर ग्राफ के हम लोग देखते हैं। देखिए इस वाले ग्राफ में क्या है, यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी बिल्कुल यहाँ पर पक्का हो गया है। ठीक है, तो इस टाइम पर भी यही वेलोसिटी है, इस टाइम पर भी यही वेलोसिटी, इस टाइम पर भी यही वेलोसिटी है। यानी ये आंसर ए वाला सही है, क्योंकि यहाँ जीरो होगा। इस वाले में क्या है, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। इस वाले में रिटार्डेशन हो रहा है, घट रहा है। इस वाले में पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा आपका। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है। निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? जिसका ज़्यादा मास होगा। तो हाथी का ज़्यादा हो जाएगा ना। ये आंसर सही है। ऐसे सवाल पूछते हैं तो विजुअली उसके लिए है जो देख नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पर ये है कि संवेग का ऐसा ही मात्रक है। संवेग क्या होता है? हाँ, ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो गया किस में? kg में, और ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो kg मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं। अगला है, जब कोई वस्तु एक विराम या गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक उस पर कोई असंतुलन न लगाया जाए, वो कौन सा? गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत इजी सवाल पूछा है ये। जब एक चलती बस अचानक रुकती है तो डैश के कारण यात्री डैश की ओर गिरेंगे या झटका देंगे। बस देखिए, बस आगे की ओर चल रही है, चल रही है, चल रही है। आप महसूस कीजिए, बस आगे की ओर चल रही है और रुकती है, तो आप हमेशा क्या होता है? सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुकने की वजह क्या है? बस सीधे चल रही थी तो आपका बॉडी भी उसी डायरेक्शन में, इनर्शिया में आ गया था कि भाई हमें भी मोशन में रहना है। लेकिन जब बस पीछे हुआ, बस तो पीछे हो गया ब्रेक लगा के, लेकिन बॉडी कहता नहीं हम अभी भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, कौन सा जड़त्व हो जाएगा? गति का जड़त्व हो जाएगा। एक तो हम फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड आगे की ओर हो जाएंगे। अपवर्ड देखिए, अपवर्ड नहीं होगा, साइड वाइज भी नहीं होगा, बैकवर्ड भी नहीं होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम आ गए सेक्शन बी पे। इस भाग ब में 24 यानी 24-48 प्रश्न है। किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देने होते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे सबका। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें मटेरियल चेंज नहीं करता है। डाइजेशन केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो खाते हैं सुबह शाम कुछ भी निकलता है वही, तो डिफरेंट हो जाता है। डाइजेशन वो नहीं होगा। और कास्टिंग आयरन इन मॉडल्स, सेटिंग ऑफ सीमेंट, सेटिंग ऑफ सीमेंट है।
अब ये देखना है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ए और सी, तो ए तो है नहीं यहाँ पर, और लिखा है सांचों में लोहे की ढलाई। अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, यहाँ है सीमेंट का जम जाना और यहाँ है सांचों में लोहे की ढलाई। तो अब आपको ये समझना है कि लोहे की ढलाई का मतलब क्या हुआ। लोहा कब ढलेगा? जब उसे हम गर्म करेंगे, हाँ। जब उसे हीट करेंगे हम, लोहा तभी तो ढलेगा। इसका मतलब उसको हीट की ज़रूरत पड़ेगी ना। लेकिन सीमेंट का जम जाना, हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीमेंट तो वैसे भी रख रखे जम जाता है अगर उसमें है नहीं, तो वैसे भी जम जाता है सीमेंट उसमें। तो देखो भाई, यहाँ हमने शक था हमें, तो हमने गूगल कर लिया थोड़ा सा कि भाई सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या हो जाएगा। तो वाटर इवोपरेट्स करता है बॉन्ड्स फॉर्म में, हीट इवॉल्व होता है, सीमेंट क्रिस्टल बनाता है, यहाँ पे कंक्रीट बन जाता है यहाँ पे। तो ये केमिकल चेंज है। तो इसके हिसाब से तो फिर हम अपने सवाल पे आएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो बी होना चाहिए, क्योंकि ए और सी दोनों है ना। ए तो है ही नहीं, ए तो केमिकल चेंज है। चलो इस बच्चे का सही हो गया, क्योंकि हमें कंफ्यूज हो गया, कह रहा है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, यानी इनडायरेक्टली आपसे ये रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है, रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है। देखो तो ये बड़ा खुश हो रहा है। ये आपका हो गया, आपका कौन सा पाचन कौन सा हो गया, केमिकल, और ये भी केमिकल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एन सी। तो बच्चों को देखो कितनी खुशी है ये चेहरे पे, एकदम से स्माइल है। आगे देखो, रासायनिक परिवर्तनों की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेज। क्या इसमें बनाया बताओ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें लिखा है कि टेम्पररी, रिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। देखिए अब इसमें जो है केमिकल वाला रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फर्क होता है ना, कि जैसे कागज़ फाड़ दिया फिर कागज़ को आप जोड़ देंगे तो रिवर्सिबल हो गया, तो केमिकल में रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये पूछ रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहला तो होगा नहीं खैर, ऑलवेज अकम्पनाइड बाई एक्सचेंज ऑफ लाइट, एंड थर्ड है परमानेंट, इरिवर्सिबल, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ये जरूर होगा थर्ड वाला, में अकम्पनाइड बाई एक्सचेंज ऑफ लाइट और हीट एनर्जी। यहाँ पर जो है देखिए थर्ड वाला तो बिल्कुल सही है, सी करा है मैंने। तुमने सी किया है, मतलब थर्ड और फोर्थ इसके तुम्हारे हिसाब से है। तो देखिए यहाँ पर जो एक ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिया था, ऑलवेज अकम्पनाइड बाई एक्सचेंज ऑफ लाइट, ये ऑलवेज वर्ड लगा के इन्होंने गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है, तो जरूरी नहीं हमेशा लाइट के साथ काम हो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ मे अकम्पनाइड बाई एक्सचेंज ऑफ लाइट और हीट एनर्जी, ये पॉसिबल है। कई बार हीट निकलता भी है और कई बार हीट हम देते भी हैं, इसलिए तीसरा और चौथा यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़िया डिसीजन है इसका। ये देखिए लिखा है, इनमें से कौन सा विलयन जो है टिंडल प्रभाव दिखाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। शुगर सॉल्यूशन। अब टिंडल इफेक्ट तो कोलाइड करता है, अब इसमें देखना पड़ेगा कोलाइड कौन सा है। सॉल्यूशन तो होगा नहीं इसमें, सॉल्यूशन के पार्टिकल तो काफ़ी छोटे होते हैं। जब भी टिंडल करता है कोलाइड करता है। तो यहाँ लिखा है स्टार्च सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए सोडियम क्लोराइड नमक होता है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, तो ये तो वैसे भी बी वाला हट गया, सॉल्यूशन में चला जाएगा। शुगर सॉल्यूशन भी छट जाएगा क्योंकि ये भी चीनी है, तो बी और डी तो हट गया। अब यहाँ पर स्टार्च है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जहाँ तक मुझे लगता है स्टार्च होना चाहिए, क्योंकि स्टार्च एक कोलाइड आता है। फिर भी एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए हमने गूगल किया, यहाँ पर स्टार्च जो है एक कोलाइड होता है जो कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो यहाँ पर है लिखा हुआ, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च विलयन हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च क्या है, कोलाइड है। तो कोलाइड के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन कोलाइड के बारे में सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट कोलाइड। देखिए कोलाइड के बारे में आपको क्या बताना है, जो असत्य है, जो फॉल्स है वो पकड़ना है, क्योंकि नॉट ट्रू बोल रहा है। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया, डी होगा इसका। जो फॉल्स है। ठीक है, हमें फॉल्स वाला पकड़ना है कि भाई इसमें फॉल्स कौन सा है। तो लिखा इट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये तो सही है। इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये फॉल्स है क्योंकि ये शो करता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये है फॉल्स, ये फॉल्स आपका है, ये ट्रू नहीं है। इट इज स्टेबल इन नेचर, फिर लिखा है इट इज पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड, ये भी कई बार स्टेबल भी हो जाता है ये।
तो इसीलिए जो है इसका सही जवाब बी होगा, क्योंकि ये जो लाइन लिख दिया इसने, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले भी एक सवाल था स्टेबल और अनस्टेबल पर था, एक बार मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्योंकि वो मैंने कुछ और किया था यहाँ पे। ये वाला सवाल था कि भाई यहाँ पर विच मिक्स इज यूजुअली अनस्टेबल इन नेचर। आपको समझना है थोड़ा सा कि कोलाइड जो है यहाँ पे स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर नॉर्मल पूछेगा तो हम अनस्टेबल में ही लेंगे। रीजन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि सॉल्यूशन जो है वो कभी भी अनस्टेबल नहीं होता है। इसका आंसर ठीक था, लिखा विच मिक्स इज यूजुअली अनस्टेबल इन नेचर, तो कोलाइड यूजुअली लिख रहा था ना, कोलाइड और सस्पेंशन, ये ठीक था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, ये इट इज स्टेबल इन नेचर। तो देखिए स्टेबल भी होता है, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। हो सकता है स्टेबल भी कई बार होता है, इसका फॉल्स ये था। आगे बात करते हैं, कोशिका अंगक जिनका अपना खुद का डीएनए या राइबोसोम होता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सेल ऑर्गेनल दैट हैव देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये ए और सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हो जाएगा। ये तो रटा हुआ है इसलिए क्योंकि बहुत बार ये पूछता रहता है, ये बहुत बार आता रहता है। नीचे डायग्राम दिया है यहाँ पे एक्स और वाई का, और ये शायद मैंने पढ़ाया भी था ये वाला, ये हमने यहाँ गूगल भी किया है। तो जब इस तरह का डायग्राम हो तो ये होता है मिटोसिस और ये होता है मियोसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे बुक में, मतलब हमारे पेपर में, वो ये हो जाएगा फिर आपका बी हो जाएगा, यानी एक से आपका हो गया मिटोसिस और ये हो गया मियोसिस, ये वाला करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। ये तो फिर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं सर्टेन रीजन पे आते हैं। यहाँ पे मतलब ए का मतलब होता है ए और आर दोनों ही सत्य है, मतलब जो लिखा हुआ स्टेटमेंट उसका रीजन दोनों सत्य है, और जो रीजन है वो बिल्कुल सही व्याख्या उसका कर रहा है। और ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन जो रीजन है वो सही नहीं बता रहा है। बाकी ये ए सत्य है, आर असत्य है, ए सत्य है, आर सत्य है, ठीक है। तो यहाँ से अब पढ़ते हैं, ये 31 क्वेश्चन से पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है मिश्रण का गलनांक, मैं लाइट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। लिखा है मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड। ये तो सही बात बोल रहा है ये, क्योंकि मिक्सचर कोई फिक्स नहीं होता, कंपाउंड का होता है। और रीजन है इन ए मिक्सचर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाई मास। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मिक्सर में फिक्स रेशियो बाई मास के हिसाब से हम लोग कहाँ डालते हैं। फिक्स रेशियो का मतलब ही नहीं बनता, अपने मन से जो भैया जो डालना है वो डाल दो, कोई फिक्स थोड़ी होता है मिक्सर में, वो तो कंपाउंड में होता है ना। तो इसका मतलब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी इसका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी, ये हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर ऑफ द सेल, बिल्कुल सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दोनों ही सही है और बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है, तो इसका ए हो जाएगा ये। फिर है श्वास नली में पश्चमावी स्तंभाकार एपिथेलियल ऊतक होता है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैव सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड रीजन द मोमेंट ऑफ सिलिया पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर द पैसेज। इसका दोनों ही सही है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैव सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि म्यूकस को आगे फॉरवर्ड पैसेज करता है, तो इसका ए हो जाएगा ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, असर्शन रीजन का ये भी है। तो इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए जो लिख रहा है ना कांस्टेंट स्पीड, यही सबसे बड़ी बात समझना है आपको। जब कोई कांस्टेंट स्पीड में नहीं, आपने बाइक स्टार्ट किया 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 के स्पीड से स्टार्ट किया, और आप हमेशा 10 के स्पीड में जा रहे हो, तो एक एक्सेलेटर का यूज़ तो किया ही नहीं आपने। एक्सेलेटर यूज हुआ क्या? नहीं हुआ ना एक्सेलेटर यूज, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर्ड एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन लेता है इवन इफ, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग, एक वस्तु स्थिर गति से गतिमान होने पर भी त्वरण प्राप्त कर सकती है। कैसे संभव है कि जब गति स्थिर हो और त्वरण आ जाए? ये संभव ही नहीं है। हमने ब्रेक लगाया हमने गाड़ी में, ना हमने 10 से 11 स्पीड किया, 12 स्पीड किया, स्पीड तो हमने बढ़ाया ही नहीं,
तो एक्सेलेरेटर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया हमने, तो ये तो सरासर गलत हो गया ना, ये वाला लाइन, ये पूरा का पूरा लाइन गलत हो गया। रीजन है विद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन। देखो ये वाला ना सही होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, इफ वी टॉक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन होता है, ध्यान समझना, स्ट्रेट लाइन में केवल एक ही डायरेक्शन होता है। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। स्पीड के पास जो होता है केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आ जाता है। सो अब इसने ये कभी नहीं बोला इस सवाल में कि केवल स्ट्रेट लाइन की पाथ की बात कर रहे हैं। हो सकता है ये सर्कुलर हो, क्यों नहीं संभव है, ये हो सकता है ये सर्कुलर हो सकता है, नहीं सर्कुलर हो सकता है क्या, सर्कल पाथ पे घूम सकता है। तो भाई जब सर्कल पाथ पे घूमेगा, जब ये सर्कल पाथ पे घूमेगा, ध्यान से देखो, तो मान लो यहाँ वाली स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, ये बोल रहा है स्पीड सेम है, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम है। तो सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यही एक्सेलरेशन है जो F = ma लगा पे फोर्स आता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी सर्कल पाथ पे साइकिल चलाते हैं तो आपको इधर की ओर सेंटर की ओर खींचता है, यानी आपका झुकाव सेंटर की ओर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, ये बिल्कुल सही है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये देखिए, अगर ये बोल देता ना स्ट्रेट लाइन तब प्रॉब्लम होता, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रहा है ये, तो यानी चांस है सर्कुलर का। इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है कि विद चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सेलरेशन, तो यानी ये ए हो जाएगा। ए मतलब इसका सर्सन भी सही है, और इसका जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा तुक्का लगाया था, ये वाला तुक्का गया था जी इनका। आगे देखो, जब हम एक गेंद को फर्श पे मारते हैं तो वापस उछल जाती है। व्हेन वी हिट अ बॉल ऑन द फ्लोर इट रीबाउंड्स, वो वापस हमारी ओर आती है। रीजन है द फ्लोर एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द बॉल, तो बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका भी ए हो जाएगा, है ना, इसका भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ये कुछ डायग्राम दिया जिसमें ये RBC है और ये कोई सॉल्यूशन X दिया है यहाँ पे, तो इंग्लिश वाला इसका थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन अ स्टूडेंट प्लेस्ड फ्यू RBC सेल्स इन अ सॉल्यूशन X, कोई सॉल्यूशन है X है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है, हीमोग्लोबिन क्या डाल दिया है, यहाँ पर RBC डाल दिया है। आफ्टर सम टाइम दीज RBC रिमेन इंटैक्ट इन साइज एज शोन इन द गिवन पिक्चर, व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हिंदी में ये कह रहा था यहाँ पे, कुछ समय बाद ये कोशिकाएं आकार में समान रही, जैसी थी वैसे ही दिखाया गया, बिल्कुल वैसे ही रहा। तो इस बिलियन X की क्या प्रकृति होगी, क्या नेचर होगा, और ये हिंदी में है अति परासरण दाबी, अल्प परासरण दाबी, सम परासरण दाबी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ हाइपोटोनिक है और आइसोटोनिक है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम रहा, साइज बिल्कुल सेम रहा। सेम का मतलब ना इसने वाटर एब्जॉर्ब किया है ना अंदर से बाहर निकाला है, तो मे भी ऑप्शन आइसोटोनिक होना चाहिए इसका। तो इसका आइसोटोनिक ही होना चाहिए। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो मतलब कोई भी ना अंदर से कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ है ना बाहर से कॉन्सेंट्रेशन लो हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये डायग्राम एक दे रखा है यहाँ पे, इस तरह का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। तो झिल्ली, जीवान, जनन, ये सारी इंग्लिश का देख लेते हैं। लिखा है ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एनिमल यूकैरियोटिक सेल के बारे में दिया है ना, ये एनिमल यूकैरियोटिक। तो ये दे रखा है फर्स्ट, यहाँ दिया है सेकेंड, और ये दिया है थर्ड, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये वाला सेकंड वाला माइटोकॉन्ड्रिया होगा ये, और बाकी ये गोल्जी अपर्चस जैसा लग रहा है थर्ड वाला, ठीक है। तो ये कॉलम है, मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन द कॉलम 2। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर लिखा है यहाँ पे, और इधर कॉलम 2 यहाँ लिखा है X, Y, Z यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। मुझे लगता है कि ये जेड वाला है ना, ये सेकंड हो जाएगा। ये देखो, ये इसके साथ जेड मैच कर जाएगा,
इसके साथ जेड मैच कर जाएगा, सेकंड के साथ जेड मैच करेगा। सी आंसर है। तो अभी देखो सेकंड के साथ अगर जेड मैच करेगा तो एक सी वाले में दिया है, एक डी वाले में भी दिया है, सी और डी दोनों में दिया है। तो अभी हमें एक और ढूंढना है इसमें, जिससे कि हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकें। तो अभी यहाँ पर आते हैं कि लिख रहा है कि हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो हो गया स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। तो देखो बच्चों, ये है गोल्जी एपरेटस जिसका काम होता है स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना। यानी फर्स्ट का आपका, थर्ड का बाई हो जाएगा, ये बाई हो गया तो ये वाला एक्स हो जाएगा, सी आंसर एक्स जेड बाई, यानी आपका आंसर सी सही है यहाँ पर। ठीक है, सही है। और बाकी अच्छा वो तो जो नहीं देख सकते उन बच्चों के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं 38 यहाँ पर है, ये दिया है डायग्राम दिया है इस तरह से। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश वाला थोड़ा देख लेते हैं। तो चूज द करेक्ट लेबलिंग फॉर द पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 आर द गिवन। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पे इस तरह ये पहला पार्ट है, और हमेशा ऐसे डायग्राम आते रहते हैं। ये पांचवा है, ये चौथा है यहाँ पे, और ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये मैंने गूगल करके निकाला यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये डायग्राम है, सेम डायग्राम जो आपको सिलेबस में दिया था। तो ये लास्ट में एक्सोन्स टर्मिनल है, और ये आपका न्यूक्लियस हो गया ये वाला, ये डेंड्राइट कहलाता है, ये एक्सोन हो गया, और इसको नोड हम लोग कहते हैं, नोड ऑफ नोड इसको नाम से जानते हैं। तो अब आपके ज़रा बुक में आ जाते हैं कि इसमें जो है क्या दिया है यहाँ पर, फिर हम मिला के देख लेंगे। तो जैसे ये आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। थर्ड वाला डेंड्राइट हो जाएगा आपका, थर्ड वाला डेंड्राइट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर देखते देखिए, जैसे यहाँ पर ना आप बी वाले को देखो, जैसे पहला सेल बॉडी, ये वाला सेल बॉडी हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि साइटोप्लाज्म नहीं होना चाहिए ना, डी में कन्फ्यूजन है यहाँ पर। सेकंड न्यूक्लियस है, थर्ड डेंड्राइट है, फोर्थ एक्सन है, और फिफ्थ है नर्विंग एंडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर बी है यहाँ पर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले सवाल पे आते हैं यहाँ पे। तो अगला है ये इंग्लिश वाला थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, इंग्लिश का देख लेते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, चूज द करेक्ट मैच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। तो देखिए इसने ये मिलाया है, तो आरबीसी का जो काम होता है वो किस में होता है, कैरेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आरबीसी का काम होता है आपका, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए हो गया आपका। तो मैं यहाँ पर मैच करके लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, आरबीसी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, इसका हो जाएगा सेकंड, और डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा फर्स्ट। प्लेटलेट्स का होता है ब्लड कोगुलेशन का, जो थक्का जम जाता है ना उसमें काम करता है ये, और प्लेटलेट्स हो जाएगा फोर्थ वाला। तो बच गया कौन सा, थर्ड वाला, ये थर्ड हो गया। तो आप मिला लीजिए, पी का थर्ड, क्यू का सेकंड, फिर आर का फर्स्ट और एस का फोर्थ, यानी कि डी सही है। तुक्का लगाया था क्या, मैं छूट गया था। क्या बात है यार, ये तुक्के भी सही जा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लिखा है पहली ऑब्जर्व्ड अ स्लाइड ऑफ मस्कुलर टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अपने मस्कुलर टिश्यू देखा, मस्कुलर मसल्स जो होता है, द फीचर्स सी ऑब्जर्व्ड आर स्पेंडल है, शेप्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, अनस्ट्रेटेड है, एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर। विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज। इसका सही आंसर हो जाएगा स्मूथ वाला, बी इसका सही आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टू बोन्स एट ज्वाइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद अ वेरी इलास्टिक टिश्यू। द नेम ऑफ दिस टिश्यू इज टेंडन, लिगमेंट, कार्टिलेज और एडिपोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिगमेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, ये लिखा है यहाँ पर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दे आर जनरली स्मॉलर देन प्रोकैरियोटिक, chromosomes are more than one, membrane bond organelles absent, nucleoid are present। देखो यहाँ पर क्या है कि इस वाले में जो बच्चों देखो ध्यान से, दे आर जनरली स्मॉलर देन प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल गलत है। प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक बड़ा होता है। ये सही है, क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में एक होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, और ये न्यूक्लियोइड
absent होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ लिखा किस कोशिकाओं को पादप कोशिका कहते हैं, तो बहुत इजी है ये। विच सेल सर्नेस नोन एज किचन ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा किस कोशिका विभाजन के बाद संतति कोशिका गुणों की संख्या घटकर आधी हो जाती है, तो ये लिखा है म्यूसिस मिटियोसिस। इसका देखो यहाँ पर तो ये दे ही रखा है, यहाँ पर जो हमने किया था एक मिनट जिसमें आधा हाफ हो जाता है ये देखो ये हाफ हो गया यहाँ पे। यहाँ देखो हमने ये गूगल पे सर्च किया यहाँ पर, तो यहाँ लिखा है मियोसिस लिखा है यहाँ पे, इसमें लिखा है टाइप सेल डिवीजन दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल हाफ एंड प्रोड्यूस 4 जेमेट सेल यहाँ पर लिखा है। तो आंसर जो इसका क्या हो जाएगा, मैं लाइट बढ़ा देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अभी देखो ये वाला अगला सवाल है, ये क्वेश्चन 45 है ये। मैच द पार्ट्स इन कॉलम 1 देयर फंक्शंस इन कॉलम 2, तो ये इस तरह से दे रखा है यहाँ पर। लाइसोसोम है, देखो लाइसोसोम से तो बहुत फेमस है, लाइसोसोम के बारे में पढ़े, सुसाइडल बैग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन फॉर्जन मटेरियल वन नॉट सेल ऑफ द पार्ट, इसका थर्ड हो जाएगा ये, तो इसका थर्ड हो गया, इसका थर्ड हो गया। इसके बाद अब क्लोरोप्लास्ट की हम लोग बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो गया, तो ये इसका फोर्थ हो गया आपका। गोल्जी बॉडी क्या होता है, पैकेजिंग वगैरह काम करता है ना ये, तो ये हो गया स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग सेल या प्रोडक्ट्स, इसका सेकंड हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, तो आप मिला लो, पी का फर्स्ट है और क्यू का फोर्थ है, तो बी हो गया। फिर इस तरह ये इसका करेक्ट आंसर है, दिस इज द इसका करेक्ट आंसर। अच्छा आगे इसमें पूछता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में देखते हैं क्या है, इसको हम इधर पलट लेते हैं और इसको हम देखते हैं क्या है। ये कहता है ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखिए रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, डेल्टा पी बाई टी हो जाता है ये। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एफ इस तरीके से इस तरह का है ये, तो ये कौन सा लॉ बताता है ये, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है, जहाँ से हम बड़े आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए आता है। 47 है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर, यानी देखो फोर्स कितना दे रहा है, 5 न्यूटन फोर्स दे रहा है, 5 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकंड त्वरित हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मास क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, और नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 और नीचे क्या आ गया 10, यानी 0.5, ऊपर आ गया 5 नीचे आ गया 10, 0.5 kg। ये आंसर हो गया इसका, निकाल देंगे ना, एफ कितना हो गया, ये 5 और नीचे 10, तो 0.5 ही तो आएगा, एक जीरो लगेगा, तो यहाँ जीरो लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट ये ग्राफ को देखते हैं जरा, बहुत ही फेमस ग्राफ है और ये 12 तक पूछता है, 12वीं तक ये पूछता है। एक बार समझ लेते हैं इस ग्राफ को, इंग्लिश वाला देख लेते हैं इस ग्राफ को। कहते हैं गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए वेलोसिटी है और ये टाइम है। मोशन ऑफ 30 kg ऑब्जेक्ट, यानी कि मास दे दिया है कितना, 30 kg मास दे दिया है आपका। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बिटवीन 3 to 5। अब देखिए 3 to 5, देखिए ये है 3, ये 3 है और ये देखिए ये 5 है, ध्यान से देखिएगा, ये 3 है और ये 5 है। तो भाई 3 में यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो पूरा का पूरा वेलोसिटी चेंज ही नहीं किया है, वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, यानी इसके दौरान एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0, कोई चेंज ही नहीं किया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0 ही हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 30 को तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, 0 हो जाएगा ये। तो इस तरह का सवाल ये पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन स, यानी कि सेक्शन सी में हम लोग एंटर कर जाते हैं। कितने सवाल हैं टोटल, 60 सवाल है, बस पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वाला देख लेते हैं हम लोग, दिया इंग्लिश का पीछे ही था, हाँ यहीं पर दे रखा है, ये दे रखा है स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन इजीली स्केटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, दिस स्केटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही लिखा है, ये टिंडल इफेक्ट होता है ये।
तो निम्नलिखित में टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दिखाया जा सकता है? टिंडल इफेक्ट कैन बी सोन बाई, किसको हम दिखा सकते हैं टिंडल इफेक्ट? शुगर सॉल्यूशन तो होगा नहीं, और उसके बाद बातित जल हो गया, फिर नींबू पानी हो गया, दूध पानी का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्योंकि ये बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। उसके ऊपर दिए गए चित्र में टिंडल प्रभाव दर्शा रहा है, ऐसा क्या कारण है यहाँ पे? व्हाट इज द रीजन? इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। The above given diagram is showing the Tyndall effect. This is due to intensity of light source, scattering of light by small particles in the mixture, absorption of light. इसका ये हो जाएगा scattering of light particles, टकरा रहा है, scatter हो रहा है यहाँ पर, है ना, प्रकीर्णन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और बाकी लिखा है in the above diagram the mixture X and Y, क्या है यहाँ पर? तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का एक्स और वाई है यहाँ पर। तो ध्यान से आप देखेंगे एक चीज़ कि जो स्कैटरिंग पार्टिकल्स यहाँ पर है वो कहाँ पर है। तो डायग्राम को देखो ध्यान से, देखिए डायग्राम में ये सीधा, इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, इसमें स्कैटरिंग हो रहा है नहीं, ये सॉल्यूशन है और ये कोलाइड है, सीधी सी बात है। कोलाइड इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो बोल रहा था टिंडल इफेक्ट, तो यहाँ पर ये हो गया एक सॉल्यूशन हो गया और ये डी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कौन कोलाइड विलयन का गुण नहीं है? विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड? कोलाइड इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है भाई, हेट्रोजेनियस होता है, होमोजेनियस दिखता है, बहुरूपिया है ये। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉल, स्मॉल भी हो सकता है। दे आर स्टेबल इन नेचर, द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल सो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डी, ये बिल्कुल जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि टिंडल इफेक्ट ये शो करता है, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर से इसमें पूछ दिया, क्या पूछ दिया इसने? टिंडल इफेक्ट कैन बी शोन बाई, तो सेम सवाल पूछ दिया है, तो इससे पीछे भी वही था, यहाँ भी वही है। अच्छा, ये तो बेचारे वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए 52 तक है, हम 53 से देखेंगे। एक केस स्टडी और दिया है यहाँ पे, केस स्टडी दिया है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, दिस टिश्यूज हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स। तो यहाँ पर ये लिखा है कौन एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है, तो जाइलम कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। जैसे जाइलम जैसे जल होता है, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फूड होता है, तो भाई रिस्पॉन्सिबल कौन फूड के लिए? तो फ्लोएम हो गया आपका, ये आंसर हो गया। इस वाले में ये दोनों हो जाएगा, वस्कुलर टिश्यू कंडक्शन भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, दोनों हो जाएगा। यहाँ लिखा है ये वस्कुलर टिश्यूज फीचर ऑफ, तो ये लोअर लेवल प्लांट्स का हो गया आपका। अगले सवाल पे आते हैं, केस स्टडी है एक, इस तरह का एक केस स्टडी, और ये लास्ट है ये। तो इसमें लिखा है ये, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल सही है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। अ स्टूडेंट हैज ड्रॉन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बाइक एज शोन इन हियर। तो ये ग्राफ दे रखा है आपका बाइक का, ठीक है, हम लोग लास्ट पर हैं एकदम। तो ये देखिए वेलोसिटी है और ये देखिए टाइम है, इसको समझते ध्यान से। देखिए ये जो 1 से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक गया, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्या हो रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है। मतलब यूनिफॉर्मली नहीं बोलेंगे, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ये लाइन रिटार्डेशन मिल जाएगा और यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सेलरेशन आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ एक्सेलरेशन आपको 0 मिलेगा और यहाँ एक्सेलरेशन आपको निगेटिव मिलेगा, क्योंकि नीचे की ओर ढल रहा है ये, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है ये। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये तो उसी से पूछा है कि भाई अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया ये, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अनइक्वल डिस्टेंसेज इस तरह हो गया। फिर लिखा है 3 से 5 सेकंड के बीच मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई बाइक 3 to 5 सेकंड। अब ग्राफ पे आते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। ग्राफ में 3 से 5 में पूछा है, देखो ये 3 है और ये 5 है, 3 से 5 में कितना डिस्टेंस। एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जो वेलोसिटी टाइम दिया होता है, याद रखना वेलोसिटी टाइम में अगर इसका एरिया निकाल देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा और एंगल से देखेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका एरिया कौन सा बन रहा है? देखो इसका एरिया, ये वाला एरिया इसका बन रहा है, ये इसका एरिया बन रहा है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है ये वाला कितना हो जाएगा? 5 - 3 2 आ जाएगा, चौड़ाई इसकी 2 आ गई इसकी, और लंबाई आप देखेंगे तो लंबाई 8 है,
लंबाई 8 है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 2 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो कितना आ गया, 10 मीटर आ गया इसका आंसर। इसका देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन कहाँ है, 150 मीटर, 15 मीटर, 0, 16 मीटर। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड है, 3 से 5, 3 से 5 का मतलब हो गया, ये देखो टेबल ही गलत पढ़ रहे थे, 8 2 16 होता है ना, हम 10 कर रहे थे, ऐसी मिस्टेक बच्चों से होता है, 8 2 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16 मीटर। आगे लिखा ग्राफ कौन सा भाग मंदन को बता रहा है, यानी कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ सो रिटार्डेड मोशन। तो ग्राफ में पार्ट दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए ये पार्ट दे, रिटार्डेड मोशन ये वाला हो गया ना, इस तरह के रिटार्डेड मोशन हो गया, तो ये एक्सेलरेटेड हो गया, ये 0 हो गया, ये रिटार्डेड हो गया। तो अब इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है LMN, LMN दिखाया है क्या ग्राफ में, दिखाया तो है नहीं इसने, देखिए इसने दिखाया तो नहीं है, लेकिन हम ये ज्यूम करते हैं ABCD में, ये L हो गया, ठीक है, ये M हो गया और ये N हो गया, ठीक है। तो यहाँ N वाला पार्ट जो है वो क्या दिखाएगा, रिटार्डेशन दिखाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विच पार्ट ग्राफ रिटार्डेड मोशन, N वाला हो जाएगा, ठीक है। 3 से 5 सेकंड के बीच में त्वरण क्या होगा, ठीक है। 3 से 5 सेकंड नहीं ज़्यादा पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन 0 पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट देखिए 4 सेकंड पे आएंगे तब भी 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर हैं तब भी 8 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड पर हैं तब भी 8 मीटर पर सेकंड। तो बाइक की स्पीड तो बढ़ी ही नहीं, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0। बाकी तो दृष्टि बाधित के लिए है, और यहीं से ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरा कंप्लीट होता है। बाकी कोई जानकारी हो, कुछ लेना चाहते हो आप, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 9643480201 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप हमारे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्टडी और बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।